हेलो दोस्तों, पीसीएम क्वेश्चन सेंटर पर आपका स्वागत है। यहाँ देखिए क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है वो है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक दोनों से मिला हुआ ऑब्जेक्टिव इसमें है। फिजिकल केमिस्ट्री जो आपका है और इनऑर्गेनिक है उससे मिला हुआ इसमें क्वेश्चन है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये क्लास 12th के लिए है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप आराम से पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता हो, है ना, तो अभिक्रिया की कोटि होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। और उसके लिए आपको वेग दिया गया, वेग क्या लिखा है बउआ, तक के दिया गया है, ए का पावर 2 और बी का कंसंट्रेशन ऐसे दिया गया है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको कोटि बताना है, उसका ऑर्डर आपको बताना है कि अभिक्रिया की कोटि कितना रहेगा। चलिए अगर आप पढ़ें फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा तो जल्दी से इसका कमेंट कर सकते हैं। एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस अभिक्रिया की कोटि आपको डिस्कस करना है या बताना आपको कोटि है कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होना चाहिए यदि वेग बराबर ऐसा आपको दिया गया, वेग बराबर इस तरह का सिचुएशन दिया गया है। चलिए के ए का पावर 2 दिया गया है और बी का पावर कुछ नहीं है वो तो 1 है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होनी चाहिए ये आपको बतानी है। चल जल्दी से कमेंट कीजिए। जिसका इसका आंसर डी आ रहा है वो 3 आ रहा है, सभी लोग सही है। 3 इसका आंसर आएगा। सर क्यों 3 आएगा, इसका कारण जरा समझिए। देखिए यहाँ पर ए का पावर 2 है और बी का पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ देख लीजिए, है ना। तो यहाँ अगर ए का पावर 2 है, बी का पावर 1 है, तो अभिक्रिया की कोटि कहता है तो टोटल जोड़ देते हैं, तो 2 गो एगो जोड़ेंगे तो 3 गो ना आएगा बउआ। तो आपका यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन के आधार पर अभिक्रिया की कोटि आपका कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। एक क्लियर हो गया। टोटल अगर अभिक्रिया की कोटि आपसे पूछा जाए तो अभिक्रिया की कोटि आपको कितना लिखना है, तो अभिक्रिया की कोटि आपको लिखनी है 3। और अगर कहा जाता है कि ए के सापेक्ष कोटि बताइए तो यहाँ 2 लिखते हैं, बी के सापेक्ष कोटि बताइए कुछ नहीं है तो ये लिखते हैं ना। ओवन आपको लिखना था, लेकिन अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है तो टोटल को जोड़ देना है, 2 1 3 आपका आंसर आ जाएगा और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़िए। हाँ ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए यहाँ क्वेश्चन पहले देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से हरा थोथा कौन है ना, विच इज ग्रीन विट्रियोल। आपको ये कहा गया कि हरा थोथा कौन है, ग्रीन विट्रियोल कौन रहेगा, हरा थोथा। देखिए आपका जो विट्रियोल होता है 3 प्रकार के होता है, वो ब्लू होता है, ग्रीन होता है, वाइट होता है ना। तो यहाँ पर ग्रीन विट्रियोल आपसे पूछा गया, आप ध्यान रखिएगा। पूछा जाए आपसे विट्रियोल कितने प्रकार का होता है बउआ, थोथा कितने प्रकार का है, तो यहाँ पर देख लिया, आप ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के होता है, एक होता है हरा थोथा, एक होता है नीला थोथा और एक होता है उजला थोथा बउआ, उजला, है ना, एक उजला होता है। 3 प्रकार के होता है। हरा वाला में क्या रहेगा, तो इसमें आयरन रहता है, ध्यान रखिएगा, आयरन के साथ रहेगा। नीला वाला में कॉपर रहेगा सी, और उजला जो होता है बउआ, उजला वाला में जिंक रहता है, उजला वाला में जिंक रहेगा, उजला वाला में क्या रहेगा, जिंक। तो आपको तीनों याद हो गया होगा। चलिए पूछा जाएगा विट्रियोल कितने प्रकार का, इसमें तीनों आपको दे दिए हैं। चलिए सबसे पहला कहा कि CuSO4 5H2O है, ऑप्शन दिया गया CuSO4 5H2O। दूसरा में कहा गया FeSO4 7H2O और ZnSO4 7H2O। तो आपको बताना है कि हरा थोथा इसमें कौन रहेगा। तो चलिए जल्दी से पहले आप कमेंट कीजिए, और जिसका जिसका भी आंसर है ना बी आ रहा होगा सभी लोग सही हो। बी वाले, है ना, जो बी है इसमें क्या रह जाएगा, हरा थोथा होगा बी, है ना। जो इसमें आपका आयरन वाला है वो हरा थोथा होता, कॉपर वाला पहला दिया है तो इसको नीला थोथा हम लोग कहेंगे, क्या बोलेंगे वो, नीला, है ना, ब्लू विट्रियोल। और जिंक वाला को हम लोग उजला थोथा कहेंगे, उजला। तो तीनों आपको ध्यान रह जाएगा बुआ, तीनों आपको ध्यान रहेगा, उजला थोथा आपका है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिया नीला थोथा, कॉपर वाला आपका नीला CuSO4 5H2O, है ना। और FeSO4 7H2O आपका हरा थोथा हो जाएगा, और ZnSO4 और 7H2O को हम लोग उजला थोथा कहेंगे। ये तीनों आपको कंप्लीट हो गया होगा, तो तीनों आप ध्यान रखिए, सिलेबस में आपको तीनों पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। और यहाँ देखिए ये एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बुआ, इस सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से आपको है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है सबसे अधिक बार, साम्य स्थिरांक या वेग स्थिरांक जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट किस पे निर्भर करता है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या है ना रेट कांस्टेंट जो होता है, साम्य स्थिरांक जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, साम्य स्थिरांक के, है ना, या
वेग स्थिरांक जो आपका होता है, एक वेग स्थिरांक, ये दोनों किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। ताप है, दाब है, सांद्रता है, उत्प्रेरक है। अति महत्वपूर्ण एकदम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला में से है बुआ, इसको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। चलिए बताइए, साम्य स्थिरांक या वेग स्थिरांक निर्भर किस पे करेगा? ताप पर, दाब पर, सांद्रता पर, उत्प्रेरक पर। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए क्या रहेगा। जिसका इसका ताप आ रहा है सभी लोग सही हो, ये आंसर रहेगा बुआ, ये ताप पर, केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है। साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक हमेशा केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपसे कहा गया है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन बताना है। मोलर वॉल्यूम एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर मोलर वॉल्यूम आपका कितना रहेगा? सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन बताना है। मोलर वॉल्यूम एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहेगा? मोलर वॉल्यूम आपको बताना है, नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर मोलर वॉल्यूम कितना रहेगा? 11.2 लीटर है ना, यहाँ पर आपको दिया 22.4 लीटर है, 10.2 लीटर है और 11.6 लीटर है। तो आप बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर एनटीपी, जिसको हम लोग कहते हैं एनटीपी, तो एनटीपी पर मोलर वॉल्यूम कितना आपका होना चाहिए? मोलर वॉल्यूम कितना रहेगा? मोलर आयतन कितना रहेगा? 11.2 22 है ना, 22.4 दिया गया है, 10.2 दिया गया है, 11.6 लीटर में। जल्दी से बताइए, आंसर कमेंट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बताइए एनटीपी पर कितना होता है बउआ? देखो एनटीपी पर, हाँ बिल्कुल, जिसका बी आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो, बी वाले 22.4 एनटीपी पर ध्यान रखिएगा। एनटीपी पर आपको ध्यान रखना 22.4 लीटर होता है। क्लियर हो गया है? 22.4 लीटर एनटीपी पर मोलर वॉल्यूम जो आपका रहता है 22.4 लीटर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया आपको। नेक्स्ट, हाँ, इसमें निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? है ना, कौन सा है जिसका हिमांक अवनमन सबसे अधिक होगा? हिमांक अवनमन आप लोग पढ़े होंगे, ये होता है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, अनुसंख्य गुणधर्म जिसको कहते हैं, है ना। मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एज 4 किसके लिए है सबसे अधिक? हिमांक का अवनमन सबसे अधिक किसका रहेगा? K2SO4 है, NaCl है, यूरिया है, ग्लूकोज है। तो सबसे अधिक किसका रहेगा? देखिए इसको हम बनाने का आपको तरीका समझाते हैं। कोई भी अगर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया है ना, पूछा जाता है कि किसका अधिक होगा किसका कम होगा, तो उसके लिए उसको तोड़ के आप देखिएगा, जितने ज़्यादा आयन देगा उसका वैल्यू उतना ही अधिक होगा। जैसे K2SO4 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाए क्या? K2SO4 है, तो इसको जब तोड़िएगा बउआ तो 2 K+ आ जाएगा और SO4 2- आ जाएगा, ऐसे, है ना। तो यहाँ देखिए पोटेशियम 2 ही है, एगो ही, तो यहाँ 3 टूट के आएगा। अगर आप NaCl को तोड़ेंगे तो Na+Cl-, एगो Na+ एगो Cl-, तो 2 आएगा। तो देखिए पहला को तोड़ने के बाद सबसे अधिक संख्या आपको आ जाएगा। यूरिया को, ग्लूकोज को आप तोड़ ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ तोड़ने पर 3 आ रहा है, यहाँ पर तोड़ने पर 2 आ रहा है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे अधिक बउआ, सबसे अधिक इसका हो जाएगा, बताओ K2SO4 का। जितने ज़्यादा कणों की संख्या उतना ही ज़्यादा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्य गुणधर्म होता है ना। हिमांक का अवनमन है, परासरण दाब है, ये सब सबसे अधिक रहेगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा K2SO4। एकदम इसको ध्यान रखो, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन दिए हैं। K2SO4 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। हिमांक का अवनमन सबसे अधिक किसका रहेगा? K2SO4 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये आपसे कहा गया कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन है? कक्का, अस्थि, बकमन, फेकोनी, क्यूजन जो पढ़े हो ना, तो वहाँ अस्थि से लेके क्यूजन तक है ना, जिंक तक है। जल्दी से आप गिन के बताइए कि टोटल कितना रहेगा। प्रथम संक्रमण जो श्रेणी है, ट्रांजिशन वाला जो है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में टोटल कितना तत्व है ये आपको बताना है। आपको स्कैडियम से लेके जिंक तक बताना है। स्कैडियम से लेके जिंक वाला में कितना रहेगा, है ना। संक्रमण वाला केवल बताना है, सब नहीं। डी वाला केवल बताना है, डी ब्लॉक में। स्कैडियम से जिंक तक में केवल बताइए, स्कैडियम से जिंक तक में कितना रहेगा बउआ? 10 को रहेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसमें? 10। आपका आंसर इसमें आ जाएगा बउआ 10। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में कितना तत्व हो गया? तो टोटल 10 को हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा ए आपका आंसर आ जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक का आकार है ना, या डी का आकार होता है, डी ऑर्बिटल कहा गया, ब्लॉक नहीं है, डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है,
डम्बेल होता है, डबल डम्बेल होता है, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा, गोलाकार रहेगा, डमरू का जैसा होगा, द्विडमरू होगा, और इनमें से कोई नहीं, कोई दूसरा इसका आंसर होना चाहिए। जल्दी से बताइए, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा, शेप ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा रहेगा, गोलाकार रहेगा, डम्बेल होगा, डबल डम्बेल होगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। चलिए हाँ बिल्कुल डबल डम्बेल हो जाएगा बुआ, सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए गोलाकार होता है एस ऑर्बिटल का आकार, ध्यान रखिएगा, गोलाकार किसका होगा, एस ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है, पी ऑर्बिटल का आकार डम्बेल होता है, डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बेल होता है, और ए तो आपका इनमें से कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एस पी डी डी दिया गया है, एस पी, तो एस का आकार कैसा होता है बउआ, तो गोलाकार होता है, पी का आकार कैसा होता है, डम्बेल होता है, डी का आकार कैसा होता है, डबल डम्बेल होता है, नहीं डी का आकार डबल डम्बेल हो जाएगा, और एफ का जो आकार होता है जटिल होता है, ठीक है। चलिए एफ का आकार जटिल, यहाँ पर आपको पूछा था कि डी का आकार कैसा रहेगा, तो डबल डम्बेल हो जाएगा, द्विडमरू जैसा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का अनुसूत्री, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार आया है एग्जाम, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला में से है। देखिए वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बताइए आपकी बेंजीन का अनुसूत्र क्या रहेगा, है ना, रासायनिक फार्मूला जो होता है, जो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H5 है, C6H6 है, C6H12 है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी, नोट जो लिखा गया है नन ऑफ दीज है। तो बताइए बेंजीन का केमिकल फार्मूला, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए, रासायनिक सूत्र आपको बताना है, अनुसूत्र बताना है, क्या रहेगा, C6H5 है, C6H6 है, C6H12 है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जिसका भी बी आंसर आ रहा है सभी लोग सही। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो C6H6, इसको एकदम निश्चित अब ध्यान रखिए, C6H6। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर आप लोग रिएक्शन पढ़े होंगे, उसमें टी हाफ का मान, अर्धवायुकाल जिसको कहा जाता है, टी हाफ मतलब टी मतलब टोटल जीवन, आधा कर दिए तो अर्धवायुकाल कितना होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है, इस वाला क्वेश्चन का बउआ एकदम यह ना, इसको ध्यान ही रखो, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं, ये बार बार पूछने वाला में से क्वेश्चन है, तो एकदम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला डिक्शनरी में आप रखिए, तो सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें से इसको रखिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ लाइफ आपको बताना है कि टी हाफ का मान कितना रहेगा, अर्धवायुकाल क्या होता है। चलिए जल्दी से आंसर पहले कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.632 डिवाइडेड बाई के रहेगा, 0.683 डिवाइडेड बाई के रहेगा, 0.863 डिवाइडेड बाई के रहेगा, 0.10 डिवाइडेड बाई के रहेगा। जल्दी से बताइए आंसर इसका क्या होना चाहिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान। आप ध्यान रखिएगा टी हाफ का मान 0.693 और डिवाइडेड बाई के होता है वो, है ना, 0.693 या डिवाइडेड बाई के। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ जो आपका अर्धवायुकाल का के लिए फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है 0.693 या डिवाइडेड बाई के। आप कहोगे सर तो ऐसा तो कोई मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा तो देखो पहला 0.63 दिया है, 3 या 2 ये होगा ही नहीं, और 0.8 ये भी नहीं होगा। ये देखिए बी में जो दिया गया है 0.683 दिया है, 9 नहीं 8 वहाँ दिया गया, तो लगभग इसी से मिल रहा है। इसका आंसर, आपका आंसर इसमें बी लिखना पड़ेगा आपको, लगभग मिल तो रहा है तो आपको बी ही लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई के रहता है ना, 0.693 या डिवाइडेड बाई के। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। चलिए अति महत्वपूर्ण वाला में से क्वेश्चन बैंक में से उठाएं इस क्वेश्चन को, उजला और पीला फास्फोरस होता है, व्हाइट एंड येलो फास्फोरस होता है, क्या होता है, अपरूप होता है, समस्थानिक होता है, संभारिक होता है, इनमें से कोई नहीं। पूछा गया क्वेश्चन है बुआ कि व्हाइट और येलो फास्फोरस जो आपका होता है ये क्या रहता है। उजला और पीला फास्फोरस के बारे में आपको डिस्कस है ना, बताने के लिए बोला गया है कि उजला फास्फोरस और पीला फास्फोरस जो है, व्हाइट और येलो फास्फोरस क्या होता है, अपरूप होता है, समस्थानिक होता है, संभारिक होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, आंसर जल्दी से सब लोग कमेंट कीजिए क्या रहेगा। उजला फास्फोरस और पीला फास्फोरस क्या होता है, अपरूप होता है, समस्थानिक होता है, संभारिक होता है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जिसका आंसर ये आ रहा है अपरूप होता है वो एक ही, अरे फास्फोरस है ना, वही उजला कभी है कभी पीला बन जा रहा है, मतलब अपरूप है, एक ही पदार्थ का अलग अलग रूपों में पाया जाना अपरूप कहला रहा है। तो आपका आंसर इसमें ए आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रोप आपका हो जाएगा इसमें अपरूप। अगला खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, कहा गया है ना, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड,
बताइए, जल्दी से बताना है कि एक ऐसा खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण हम लोग करते हैं उसको क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे, मतलब और गैंग बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे, और इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए, एक ऐसा है ना खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण हम लोग करते हैं। धातु का निष्कर्षण एक सक्शन मेटल जिससे होता है उसको क्या बोलते हैं? जरा से धातु का निष्कर्षण करेंगे। अयस्क बोलेंगे, गैंग बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या रहेगा? एक ऐसा खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है बउआ, जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? ए जिसका इसका आंसर है सभी लोग सही हो, अयस्क उसको कहेंगे। ए जिसका आंसर है सभी लोग सही हो, अयस्क उसको कहा जाएगा बउआ जिससे धातु का निष्कर्षण होता है। अगला क्वेश्चन को चलो, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या। चलिए NaCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। निकेल का ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप क्वेश्चन में उलट के देखो, कई बार क्वेश्चन आपको दिया है। इसमें आपको ये बताना है कि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होना चाहिए। NaCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। जल्दी से बताइए निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? चलो चलो जल्दी से, जिसका इसका 0 है वो लोग सही हो। 0 जिसका इसका है सभी लोग सही है। 0 क्यों सर? देखिए एक बार बताते हैं आपको, निकेल है जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना उसको 1 मान लिए हैं, प्लस अच्छा कार्बोनिल जो होता है उदासीन होता है लिगेंड में। कार्बोनिल CO जो होता है उदासीन है, तो उदासीन है इसका मतलब इसको 0 लेंगे। इंटू 4 बराबर, इस पर कोई आवेश नहीं है तो 0। तो 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, उधर जाके घटेगा तभी 0। तो x बराबर आपका 0 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? x बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 0। तो ध्यान रखिएगा कि निकेल कार्बोनिल में निकेल का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है बुआ वो हमेशा 0 रहता है। क्लियर है? निकेल कार्बोनिल में निकेल का जो ऑक्सीकरण संख्या रहेगा 0। एक बात आप ऐसे ध्यान रखिए, जितना भी कार्बोनिल वाला कंपाउंड आपको मिलेगा ना, CO वाला कंपाउंड जिसमें लिगेंड यहाँ पर CO रहेगा, उसमें है ना धातु का ऑक्सीकरण संख्या 0 ही होता है। ठीक है, धातु का जो है ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि Fe है और यहाँ CO5 आपको दिया गया, बताइए इसमें आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना रहेगा? इसमें CO केवल आया है, आयरन के अलावा तो CO आया है। तो यहाँ पर अगर ऐसा कंडीशन केवल CO आ गया है तो ये तो उदासीन होता है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 रहेगा। क्लियर है? एकदम इसको है ना एक फॉर्मूला के तौर पे इसको ध्यान रखिए कि अगर CO आपका आता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या आपका जो रहेगा 0 रहेगा बउआ। और अगला क्वेश्चन क्यों, चलो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। ओलियम का सूत्र होता है बउआ, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है ओलियम का सूत्र होता है। ओलियम का सूत्र क्या रहेगा ये आपको बतानी है। चलिए ओलियम का सूत्र बताइए क्या रहेगा? ओलियम का सूत्र बताइए, ओलियम का फॉर्मूला ऑफ ओलियम। ओलियम का सूत्र क्या होना चाहिए? H2SO7 है, H2SO4 है ना, H3SO4 है, H2SO3 है, H3SO5 होता है। ओलियम का सूत्र आपको बताना है कि इसमें क्या रहेगा। जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। ओलियम का सूत्र क्या रहेगा? बिल्कुल ठीक है बुआ, जिसका इसका ये आ रहा है H2H2O7 ओलियम का सूत्र होता है। H2H2O है ना, O7 H2H2O7, इसको आप ध्यान रखिए, आपका सिलेबस का कंपाउंड है। और ओलियम के निर्माण भी आपको सिलेबस में पढ़ना है। ओलियम का निर्माण किस विधि द्वारा करते हैं तो भी ध्यान रखिएगा, संपर्क विधि। पूछा जाए कि ओलियम का निर्माण किस विधि द्वारा करते हैं बउआ, तो ओलियम का निर्माण हम लोग करते हैं संपर्क विधि द्वारा। इसको लिख लीजिए कि ओलियम का निर्माण संपर्क विधि द्वारा किया जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है H2S2O7 याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। हाँ यहाँ देखिए फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ पर है, समझिए क्वेश्चन में क्या दिया गया। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? न विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब जो है ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा हम लोग दर्शाते हैं? पहला में P बराबर CRT है, P बराबर इसका CT डिवाइडेड बाई R है, P बराबर RC डिवाइडेड बाई T है, P बराबर RT डिवाइडेड बाई C है। तो जल्दी से बताइए क्या रहेगा परासरण दाब के लिए? P यहाँ दिया गया, परासरण दाब को पाई से शुद्ध किया जाता है, यहाँ P लिखा गया तो आपको P ही समझना पड़ेगा। तो आप बताइए कि P बराबर इसमें कौन सा सूत्र होगा परासरण दाब के लिए? P बराबर CRT होना चाहिए, P बराबर CT डिवाइड बाय R होना चाहिए, RC डिवाइड बाय T होना चाहिए, RT डिवाइड बाय C रहना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए परासरण दाब, बिल्कुल जिसका ये आंसर है वो लोग सही हो। ए P बराबर क्या हो जाएगा? CRT। P बराबर ध्यान रखना बुआ CRT, P बराबर कितना रहेगा? CRT। ये आपका परासरण दाब बराबर सूत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। कहा गया बुआ आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन के लिए कौन सा गुण है? विच
ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा गुण रहेगा? ए में कहा गया रॉस के नियम का पालन करता है, ए में ए कहा गया है रॉस के नियम का पालन नहीं करता है, बी में कहा दोनों है, कभी पालन करेगा कभी नहीं करेगा, ऐसा है, और इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन किसको कहा जाएगा? आदर्श विलयन जो है हम लोग किसको कहेंगे, ये आपको बताना है। आदर्श विलयन किसको कहेंगे? आदर्श विलयन किसको कहा जाएगा ये आपको बतानी है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, क्या रहेगा बउआ? ए जिसका इसका आ रहा है सभी लोग सही हो, ए वाले सभी लोग सही हो। क्यों? आदर्श विलयन उसको कहते हैं जो रॉस के नियम का पालन करता है, ओवे रॉस लॉ है ना, ओवेज रॉस लॉ, जो रॉस के नियम का पालन करता है, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। वो वैसा विलयन जो रॉस के नियम का पालन करता है उसको हम लोग बोलते हैं आदर्श विलयन, याद रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बउआ? ए। वो वैसा विलयन जो रॉस के नियम का पालन करता है उसको हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उतना ही आसान क्वेश्चन है, आप है ना इसको तुरंत ही आंसर कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है ना, अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 द टेबल एलिमेंट फाउंड, है ना, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है कि 16 में ऑक्सीजन के अलावा और कौन सा था? ओ सचिन, सहवाग, तेंदुलकर और पोंटिंग, यही तो सुने हैं। ऑक्सीजन वाला फैमिली में ओ सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पोंटिंग। तो एक बात, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, ट्यूलेरियम है, पोलोनियम है। तो ऑक्सीजन के अलावा और कौन होता है? सल्फर है, सोडियम है, लोहा है, नाइट्रोजन है। तो बताइए आपको सल्फर इसमें तो दिख ही रहा होगा, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? बिल्कुल सल्फर हो जाएगा, है ना। वो सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पोंटिंग, आपको याद होगा इसका ट्रिक। तो आप ये समझिए कि इसमें ऑक्सीजन के अलावा कौन होता है? वो सल्फर होता है, आपका आंसर ये आ जाएगा। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा और कौन सा आता तो है? सल्फर। तो जिसका भी आंसर है सभी लोग सही हो, है ना। इसमें ये आपका आंसर है। बेसिक सा क्वेश्चन था, अब पूछा हुआ क्वेश्चन ये है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन तत्व है? चलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। बताइए हाइड्रोजन कौन है ना, व्हिच इज ए हाइड्रोजन एलिमेंट, कौन आपका इसमें हाइड्रोजन वाला तत्व होगा, ये आपको बतानी है। हाइड्रोजन तत्व कौन है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है और ब्रोमीन है। हाइड्रोजन कौन है? जल्दी से आप आंसर कमेंट कीजिए। हाइड्रोजन तत्व के बारे में बताना है बउआ। हाइड्रोजन तत्व कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन कौन है इसमें, जल्दी से बताइए आप। हाइड्रोजन तत्व इसमें कौन सा आपका रहेगा? चलिए बिल्कुल हाइड्रोजन में कौन होता है? फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम लोग हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, ये सब हाइड्रोजन है। इसमें ब्रोमीन आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, डी हो जाएगा। तो जिसका डी है सभी लोग सही हो, है ना। हाइड्रोजन में कौन आ जाएगा आपका? ब्रोमीन। तो डी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बउआ। कहा गया है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड। अयस्क में जो अशुद्धियाँ होता है वो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग क्या बोलते हैं? द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को। चलिए फ्लक्स कहेंगे, गैंग या मैट्रिक्स कहेंगे, स्लैग कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे, है ना। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड। फ्लक्स है, गैंग या मैट्रिक्स है, स्लैग है ना, मिश्र धातु होता है। चलिए 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 जल्दी से बताइए इसका आंसर। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। चलो बिल्कुल जिसका भी आंसर ई आ रहा है, गैंग या मैट्रिक्स, सभी लोग सही हो। गैंग या मैट्रिक्स आपका हो जाएगा बउआ बी आंसर, है ना। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए बी आंसर, जिसका भी बी है सभी लोग सही हो, बी आंसर वाले सभी लोग सही हो। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो। सिनेबार, है ना, सिनेबार है, कौन सा है? पीबीएस है, एचजीएस है, पीबीएस है, एसएनओ2 है और पीबीसीओ3 है। इतना में से कौन आपको सिनेबार नजर आ रहा है? पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से है वो, एकदम ध्यान रखो इस क्वेश्चन को। सारा क्वेश्चन आपको उसी टाइप का दिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। तो चलिए सिनेबार का सूत्र आपको बताना है, क्या रहेगा जल्दी से आप बताइए। सिनेबार का सूत्र एचजीएस रहेगा, पीबीएस रहेगा, एसएनओ2 रहेगा, पीबीसीओ3 रहेगा। सिनेबार का केमिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, रासायनिक सूत्र क्या होना चाहिए? सिनेबार के बाद जल्दी से बताइए सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सिनेबार का रासायनिक सूत्र एचजीएस है, पीबीएस है, एसएनओ2 है। डी नहीं होगा वो, जिसका इसका डी और सी आ रहा है दोनों गलत है, डी और सी नहीं रहेगा। डी और सी को हटा रहे हैं यहाँ पर, देखिए डी और सी आपका नहीं रहेगा, ये दोनों को क्रॉस कर दिए हैं। एचजीएस, बिल्कुल जिसका इसका एचजीएस है सभी लोग सही हो। सिनेबार का सूत्र क्या होता है बउआ? एचजीएस होता है। एचजीएस को हम लोग बोलते हैं सिनेबार। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो
स्पेल्टर क्या होता है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, कई बार रिपीट किया क्वेश्चन में आपको, 12th के बोर्ड एग्जाम में कई बार आया 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 हुआ क्वेश्चन है ना। स्पेल्टर किसको कहते हैं, है ना। शुद्ध जिंक है, अशुद्ध जिंक है, अशुद्ध एल्युमिनियम है, अशुद्ध पारा है, किसको हम लोग कहते हैं बताइए। है ना, शुद्ध जिंक होता है, अशुद्ध जिंक होता है, अशुद्ध एल्युमिनियम होता है, अशुद्ध पारा होता है, किसको हम लोग बोलते हैं स्पेल्टर। स्पेल्टर क्या होता है जल्दी से बताइए, क्या रहेगा, बिल्कुल अशुद्ध जिंक को स्पेल्टर कहते हैं, बी आंसर आ जाएगा। अशुद्ध जो जिंक होता है, अशुद्ध रूप में जो जिंक होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेल्टर, एकदम ध्यान रखना, अशुद्ध जिंक को स्पेल्टर कहते हैं। अशुद्ध जिंक को क्या बोलेंगे बुआ, तो स्पेल्टर बोलेंगे, क्लियर है। अशुद्ध जिंक को हम लोग स्पेल्टर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुण है ना, ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन आपका अनुसंख्य कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है जो आपको बताना है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में, और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन दिए हैं कि अनुसंख्य गुणधर्म कौन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है। श्यानता, ये कहा गया कि श्यानता है, पृष्ठ तनाव है, तरलता है, परासरण दाब है। चलिए जल्दी से आप बताइए कि अनुसंख्य गुणधर्म इसमें कौन रहेगा। ये 4 को आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, 4 ऑप्शन में बुआ आपको ये बताना है कि इसमें कौन अनुसंख्य गुणधर्म होगा, कौन इसमें आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगा। श्यानता रहेगा, पृष्ठ तनाव रहेगा, तरलता रहेगा और परासरण दाब रहेगा। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, क्या रहेगा। श्यानता रहेगा, पृष्ठ तनाव रहेगा, तरलता रहेगा, परासरण दाब रहेगा। बिल्कुल जिसका आंसर डी है सभी लोग सही हो, परासरण दाब, है ना। कौन सा आंसर रहेगा वो, परासरण दाब। आप ध्यान रखिएगा, अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होता है, एकदम ये भी ध्यान रखिए। पूछता है आपसे कि अनुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के, है ना। जिसमें एक आपका क्या रहता है बुआ, तो परासरण दाब होता है ना, ध्यान रखिएगा परासरण दाब। तो ये क्लियर हो गया कि परासरण दाब आपका क्या रहता है, तो अनुसंख्य गुणधर्म होता है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ देखिए क्या दिया गया है। अच्छा सेम क्वेश्चन दिया गया, पढ़िए, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज किया गया है। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन इस बार अनुसंख्य गुणधर्म आपका नहीं है। हिमांक का अवनमन है, प्रकाशीय क्रियाशीलता है ना, वासुदाब का आपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा आपका अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। हिमांक का अवनमन होगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता है, या कहा गया है कि आपका है ना वासुदाब का आपेक्षिक अवनमन है, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कहते हैं। और इसके बाद क्वथनांक का उन्नयन यहाँ पर दिया गया है। तो जल्दी से बताइए कौन आपके लिए यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बउआ, कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। चलिए कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल प्रकाशीय क्रियाशीलता आपका अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। बाकी हिमांक का नहीं, आपको आप पढ़े ही होंगे, हिमांक का अवनमन है, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन या अपेक्षिक अवनमन होता है, क्वथनांक का उन्नयन है, परासरण दाब है। 4 गो तो अभी आपको बता रहे थे कि अनुसंख्य गुणधर्म होता है, तो 4 गो में 3 गो यहाँ है, परासरण दाब पीछे था, तो 4 गो आपका होता है नहीं। तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता, जो आपका अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन को चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया है कि आइसोटोनिक विलयन वह है जिसके बराबर होते हैं, क्या बराबर रहेगा, है ना। यहाँ आइसोटोनिक विलयन किसको कहते हैं, आइसोटोनिक को हिंदी में कहते हैं समपरासरी, इसको बोलते हैं समपरासरी विलयन को बोलते हैं बुआ, समपरासरी विलयन। तो समपरासरी किसको कहते हैं, आइसोटोनिक विलयन किसको कहते हैं, जिसका बराबर होता है, क्या बराबर होता है, परासरण दाब बराबर होता है, हिमांक बराबर होता है, क्वथनांक बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। समपरासरी में क्या बराबर रहता है, सम मता बराबर और परासरी मता परासरण दाब, है ना। तो क्या बराबर रहेगा बुआ, तो बताइए आइसोटोनिक में आपका क्या बराबर हो जाएगा, आइसोटोनिक में क्या आपका सेम रहेगा, ये आपको बतानी है। चलिए जल्दी से बताइए क्या रहेगा, ये आंसर है बुआ, ये अभी हिंट्स तो आपको दिए थे, ये आंसर परासरण दाब वो वैसा विलयन जिसके या दो से अधिक वैसा विलयन जिसके लिए परासरण दाब का मान समान हो। तो अगर परासरण दाब बराबर होता है तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक विलयन, है ना, समपरासरी विलयन कहते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, जिंक ब्लेंड, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुआ। जिंक ब्लेंड किसको हम लोग कहते हैं, HGS है, जिंक कहा गया था, जरा में जिंक रहेगा उसको लिखेंगे, ऑब्वियस है ना। तो HGS है, PBS है, फिर से HGS आपको डबल में दे दिया है, एक बार ZNS है। तो बताइए जिंक ब्लेंड कौन सा रहेगा, जल्दी से बताओ तो जिंक ब्लेंड क्या रहेगा। एक ऑप्शन 2 बार आ गया है, जिंक ब्लेंड किसको कहेंगे,
जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, जिंक ब्लेंड क्या रहेगा। बिल्कुल जिसका आंसर आपका डी आ रहा है, ZnS, डी आपका आंसर हो जाएगा, ZnS ही आपका जिंक ब्लेंड हो जाएगा, ZnS को जिंक ब्लेंड कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलो, गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है, गैंग एंड फ्लक्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म। गैंग और फ्लक्स अगर आपस में मिल जाता है बुआ, तो गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर क्या बनावेगा, स्लैग बनावेगा, अयस्क बनावेगा, खनिज बनावेगा, इनमें से कोई नहीं। गैंग एंड फ्लक्स कंबाइंड टुगेदर, गैंग एंड फ्लक्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म क्या बनावेगा, गैंग एंड फ्लक्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म क्या बनाएगा, स्लैग बनाएगा, अयस्क बनाएगा, खनिज बनाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए, स्लैग होगा। तो गैंग और फ्लक्स जो आपस में मिलता है वो ध्यान रखना, गैंग या फ्लक्स आपस में मिलेगा, गैंग या मैट्रिक्स अयस्क होता है ना, अशुद्धि होता है गैंग या मैट्रिक्स, और फ्लक्स जो बाहर से हम लोग यूज करते हैं, जी रासायनिक पदार्थ है, ये साबुन बुन कैसे होता है उस तरह से। तो चलिए दोनों मिलके क्या बनाएगा, स्लैग, स्लैग को कहते हैं धातुमल, हिंदी में धातुमल कहते हैं। अयस्क खनिज इनमें से कौन है, बिल्कुल जिसका आंसर ये आ रहा है स्लैग बनाएगा बुआ, स्लैग है, इसको हिंदी में बोलते हैं धातुमल, ध्यान रखना इसको हिंदी में क्या कहेंगे, स्लैग को धातुमल कहेंगे। तो गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर धातुमल का निर्माण करता है या स्लैग का निर्माण करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वान आर्केल विधि द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन एकदम है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ देखिए, व्हिच मेटल इज प्यूरिफाइड बाय वान आर्केल प्रोसेस, जिरकोनियम है, टाइटेनियम है, दोनों है, निकेल है। जल्दी से बताओ, वान आर्केल प्रोसेस द्वारा किसका, पढ़े होंगे तो बता सकते हैं कि वान आर्केल द्वारा किसका शुद्धिकरण किया जाता है, किसका शोधन हम लोग करते हैं। वान आर्केल जिरकोनियम है, टाइटेनियम है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, या निकेल, ऐसा समझिए निकेल है। चलो 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 जल्दी से आंसर कमेंट करो वो, वान आर्केल विधि, वान आर्केल विधि एकदम फेमस विधि है, वान आर्केल प्रोसेस, कई बार आप लोग सुने भी होंगे वान आर्केल के बारे में, 12th में आप पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में आपको कई बार आया भी होगा कि वान आर्केल विधि द्वारा, है ना, मेटल और नॉन मेटल वाला जो सिचुएशन है ना, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ मेटल वाला चैप्टर में, धातु कर्म में। तो चलिए बिल्कुल जिसका इसका दोनों आ रहा है, जिरकोनियम भी होता है और टाइटेनियम होता है, दोनों बुआ, दोनों का प्यूरिफिकेशन करते हैं हम लोग वान आर्केल विधि द्वारा। क्लियर है, वान आर्केल विधि द्वारा दोनों का प्यूरिफिकेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट, एक मोल बराबर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, आप लिख देते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक मोल बराबर होता है 6.023, ध्यान रखिएगा 6.023 इंटू 10⁻23 कण, इतना कण होता है, एकदम इसको ध्यान रखिएगा। एक मोल बराबर 6.023 × 10⁻23, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन में से सब है। एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 कण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया एक एवोगाड्रो संख्या, ये भी सेम ही है बुआ, ये भी इसमें भी छूट गया है, तो एक दो क्वेश्चन में रहता है ऑप्शन, इसमें छूट गया, टाइपिंग नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर भी सेम ही है 6.023 और 0 है 23 इंटू 10⁻23, इतना ही होता है। इसी को हम लोग एक मोल को ही हम लोग एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या। तो एक मोल और एवोगाड्रो संख्या दोनों कितना होता है, 1 2 3 बार आप रिपीट कर लीजिए, 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 × 10⁻23, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। चलिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो, एकदम इसको ध्यान आपको रखना, हर हाल में इसको ध्यान रखिए। आज के वीडियो का अगर सबसे अच्छा क्वेश्चन में से 4 को अगर आपको चुनना होना तो इसमें से ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, सबसे अच्छा क्वेश्चन में से ये है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है ना, मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है, और इनमें से कोई नहीं है। चलिए जल्दी से आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या रहेगा, ये एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है वो, निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है, मोलरता है, मोललता है, है ना, नॉर्मलता है, नॉर्मलिटी जिसको कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। चलिए बिल्कुल जिसका इसका बी आ रहा है, बिल्कुल जिसका बी आ रहा है वो सभी लोग सही हो, मोललता, एकदम ध्यान रखना है वो, इसका आंसर मोललता हो जाएगा, मोललता इसका आंसर आपको याद रखना है, आपका आंसर बी आएगा। मोललता जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है, मोललता जो होता है वो ताप पर आपका निर्भर नहीं करेगा, मोललता आपका कभी ताप पर निर्भर नहीं करता है, एक बात आपको है ना दिमाग में सेट कर लेनी है, मोललता आपका ताप पर निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, ये भी आप पढ़े होंगे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है बुआ, एकदम इंपॉर्टेंट वाला में से भी 5 क्वेश्चन में भी एक आपका आ जाएगा, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन 5 को कहिएगा, उसमें से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा करते हैं।
सल्फाइड और इज कंसनट्रेटेड बाई, है ना, सल्फाइड और इज कंसनट्रेटेड बाई, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि है, चुंबकीय पृथक्करण है, गुरुत्वीय पृथक्करण है और निच्छालन होता है। जल्दी जल्दी से बताइए, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा हम लोग करेंगे? कौन सा विधि है जिसके द्वारा हम लोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं? चलिए, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जल्दी से बताओ बुआ, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा? फेन उत्प्लावन, जिसका भी ये आंसर आ रहा सभी लोग सही हो, बिल्कुल फेन उत्प्लावन विधि बुआ एकदम इंपॉर्टेंट है। फेन उत्प्लावन, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा ऐसा हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धवायु काल का मान होता है। पीछे सेम क्वेश्चन आया था, आप बता सकते हैं, है ना, पीछे सेम क्वेश्चन नहीं बताया। अर्धवायु काल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बताइए। अर्धवायु काल बराबर 0.611 के डिवाइडेड बाई के है, 0.693 बाई के है, फिर 0.693 इंटू के है, 0.6963 इंटू के, है ना, डिवाइडेड बाई के है। तो जल्दी से आप देख के इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए बुआ, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, आंसर क्या रहेगा। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, क्या इसका होना चाहिए, इसका आंसर क्या रहेगा। हाँ, पीछे भी तो आया था 0.693, है ना, 0.693 या डिवाइडेड बाई क्यू होगा। ये आपका आंसर कौन सा मिला, इसमें सी आपका मिला, देख लीजिए बटा में 0.693 बाई के। पीछे क्वेश्चन आया हुआ है, पीछे क्वेश्चन दिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी कह रहे थे आपका कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के कितने नियम हैं, है ना, नंबर ऑफ लॉज गिवन बाय फैराडे फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए, विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के गो नियम है बुआ, 1 2 3 4, कितना है बताइए, 1 2 3 ये 4 गो है, कितना फैराडे साहब का कितना नियम है, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे साहब का कुल कितना नियम है, ये आपको बताना है। आप पढ़े होंगे कि विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का क्या नियम। चलिए, विद्युत अपघटन संबंधी जिसका 2 आ रहा है सभी लोग सही हो, 2 वाले, 1 और 4 और 3 नियम नहीं है बुआ, 2 नियम है। विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का 2 नियम होता है, ठीक है। चलिए, पूछा गया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है, पढ़िए, कि वैद्युत रासायनिक सेल में धारा प्रवाहित होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, धारा किधर से किधर, ये इधर आपका एनोड होता है, इधर आपका कैथोड होता है। तो धारा किधर से किधर जाएगा, एनोड से कैथोड की ओर जाएगा कि कैथोड से एनोड की ओर आएगा, या किसी भी दिशा में जा सकता है, जिधर उसको इच्छा, चूंकि धारा है तो जिधर इच्छा करेगा उधर जाएगा, और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, वैद्युत रासायनिक सेल में करंट किधर से किधर जाएगा, एनोड से कैथोड की ओर जाएगा कि कैथोड से एनोड की ओर जाएगा, या किसी भी दिशा में जा सकता है, मनमानी करेगा, या इनमें से कोई नहीं, कोई दूसरा चीज़ में होना चाहिए। झूठो मूठो ऑप्शन आप दे दिए हैं। चलिए जल्दी से बताइए क्या रहेगा। बिल्कुल बुआ, जिसका बी आंसर आ रहा है, बी आंसर वाले सभी लोग सही हो, जिसका इसका भी आंसर बी है सभी लोग सही है। इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, कैथोड से एनोड। इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाएगा, और कैथोड से एनोड की ओर कौन जाएगा बुआ, तो इसमें धारा, है ना, तो धारा करेंट आपका जाता है कैथोड से एनोड की ओर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बुआ, कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, तो एनोड से कैथोड, और धारा किधर से किधर जाएगा, तो कैथोड से एनोड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हुआ, ये करेंट वाला हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पर आपका बी आंसर आ जाएगा, बी रहेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पूछता तो एनोड से कैथोड की ओर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का, ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है बुआ, ये तो आप कई बार पढ़े हैं। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण आपको बताना है। बेंजीन जो है, उस बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण क्या रहेगा। चलिए, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, अलग अलग सब लिखा गया है, इसको हटाइए। अब बताइए बेंजीन में कार्बन का प्रसंकरण क्या रहेगा, sp sp2 sp3 sp3d क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। बेंजीन में कार्बन का प्रसंकरण sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, sp3d रहेगा, क्या होगा, बिल्कुल जिसका सी आंसर है सभी लोग सही हो। sp3 होता है बेंजीन में, sp3 होगा, बेंजीन में sp3 होगा। अगला क्वेश्चन को चलो बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। ये आपका हो गया, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण कितना रहेगा, तो बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का आपका प्रसंकरण आ जाएगा क्या, sp3, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। आप वीडियो को लाइक कर दिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और एक क्लास 12th के लिए था वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला